हेलो फ्रेंड्स, आपनो गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हम जानेंगे क्लास 6 का भूगोल विषय का छठा अध्याय, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थलमंडल। पृथ्वी के प्रमुख स्थलमंडल में हमने पहले क्या देखा था, जो पर्वत देखे थे। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इनमें क्या है ये कि पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप है। कौन कौन से? पर्वत, पठार और मैदान। जिनमें हम पर्वत के बारे में देखा था कि पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वलित पर्वत, दूसरा है बृहस्पति पर्वत और तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। इनके बारे में हमने देखा था। आज हम देखेंगे कि पर्वतों का महत्व, कि पर्वत क्यों जरूरी है, कि पर्वतों का क्या महत्व है। पर्वतों का महत्व। पर्वत हमारे लिए पानी हेतु महत्वपूर्ण है। पर्वत हमारे लिए पानी के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। पर्वत से मिलने वाला पानी, जो पर्वत से हमको पानी मिलता है, तो पर्वतों से मिलने वाला पानी सिंचाई व बिजली बनाने के लिए उपयोगी होता है। सिंचाई व बिजली बनाने के लिए उपयोगी होता है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है कि पर्वतों पर, जो पर्वत होते हैं, पर्वतों पर वनस्पतियां व जो जीव जंतु पाए जाते हैं। पर्वतों पर विभिन्न प्रकार के वनस्पति या कहें तो कि वनस्पति तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है। हमारा चौथा पॉइंट है कि पर्वत क्यों महत्वपूर्ण है, कि पर्वतों पर जो ठंडी जलवायु होती है, उसके कारण क्या होते हैं, वहां पर पर्यटक बहुत ज्यादा आते हैं। तो पर्वतों की ठंडी जलवायु पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। यानी वहां की जो ठंडी जलवायु है, वहां के जो पर्यटक वहां पर आते हैं, उनको बहुत लुभावना, अच्छा लगता है, यानी आकर्षित करती है अपनी तरफ। अब देखते हैं कुछ खेल जो होते हैं वो पर्वतों पर ही खेले जाते हैं। जैसे कुछ खेल सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों में ही खेले जाते हैं। जैसे रिवर राफ्टिंग। ठीक है। दूसरा भी देख लेते हैं, पैराग्लाइडिंग। दूसरा खेल कौन सा होता है? पैराग्लाइडिंग। ठीक है, पैराग्लाइडिंग। और तीसरा खेल है हैंग ग्लाइडिंग। ठीक है। आदि खेल कहाँ खेले जाते हैं? तो पर्वतों पर खेले जाते हैं। आगे छठा पॉइंट है कि पर्वतों के महत्व में, कि पर्वत क्या काम करते हैं। तो देखिए, पर्वत जल से लदे होते हैं, क्योंकि हमें पानी पर्वतों से मिलता है सिंचाई बिजली के लिए। तो पर्वत जल से लदे और बादलों को रोककर,
क्यों बहुत ऊंचाई पर होते हैं ये? तो बादलों को रोककर क्या वर्षा कराने में सहायक होते हैं, को रोक कर वर्षा कराने में सहायक होते हैं। ठीक है। और तीसरा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं? तो खनिज पाए जाते हैं। ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है। खनिज, ठीक है, कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं पर्वतों पर। ये हमारे हो गए पर्वतों का महत्व। अब हम देखते हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों में दूसरा है हमारा पठार। पठार जो क्या होते हैं? पर्वतों से छोटे होते हैं। पर्वत 1000 तक होते हैं तो ये क्या होते हैं? वो पर्वत होते हैं। ये भी क्या होते हैं? पहले पर्वत होते हैं। ठीक है। जब ये पर्वत इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं कि ये पर्वत होते हैं, तो पर्वत का अपरदन हो जाता है, वो क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे घिस जाते हैं। तो क्या किसका रूप ले लेते हैं? पठार का रूप ले लेते हैं। तो पठार इस तरीके से होते हैं जो कि नीचे से चौड़े और ऊपर से क्या होते हैं? समतल होते हैं। ठीक है। ऊपर से क्या होते हैं? समतल होते हैं। उन्हें हम पठार कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं पठार के बारे में। दूसरा पॉइंट है हमारा पठार। ठीक है। पठार एक ऊंचा व समतल भूभाग होता है। इसमें पहला लिखेंगे कि पठार एक ऊंचा व और समतल भूभाग होता है। समतल भूभाग होता है। ठीक है। पठार की दूसरा पॉइंट है कि पठार की ऊंचाई अपने आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उनसे अधिक होती है। तो अपने आसपास के क्षेत्रों से अधिक होती है। ठीक है। आसपास के क्षेत्रों से अधिक होती हैं। आगे देखते हैं कि एक पठार एक या एक से अधिक, उसकी जो ढलान होती है वो एक या एक से अधिक हो सकती है, या दो से अधिक, यानी 3 भी हो सकती हैं। तो एक पठार में एक या अधिक दिशा में ढलान हो सकती है। तीखी ढलान, है ना? जैसे ये क्या है? इस तरीके से तीखी ढलान हो सकती है। तीखी ढलान हो सकती है। ठीक है। आगे देखेंगे हम कि सामान्यतः पठारों की ऊंचाई, ज्यादातर पठार कैसे होते हैं? 300 से 500। सामान्यतः पठार की ऊंचाई 300 से 500 फीट की होती है। ठीक है। ज्यादातर तो क्या होते हैं? ये 300 से 500 फीट की ऊंचाई होती है। लेकिन क्या होता है? कुछ पठार होते हैं जो उनकी ऊंचाई क्या होती है? 1000 से भी ऊपर होती है। तो कुछ पठारों की ऊंचाई
की ऊंचाई हजारों फीट तक हो सकती है, या कहते हैं होती है। जैसे हम उदाहरण के लिए जान लेते हैं कि जो तिब्बत का पठार है, तिब्बत का जो पठार है की ऊंचाई 1600 फीट है। ठीक है, कितनी है? तो जो तिब्बत का पठार है उसकी ऊंचाई 1600 फीट है। और इसे क्या कहते हैं? इसे विश्व का सबसे ऊंचा पठार कहते हैं। ठीक है, और भी क्या होते हैं, कुछ पठार ऊंचाई पर स्थित होते हैं, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखिए, उदाहरण के लिए इसमें जो रांची का पठार है, रांची का पठार ये भी क्या है? ऊंचाई। और दक्कन का पठार जो महाद्वीपीय पठार का एक उदाहरण है। ठीक है, अब देखते हैं पठारों का महत्व। ठीक है, हमने इस पठार के बारे में जान लिया कि क्या होते हैं। अब पठारों का महत्व देखते हैं। पठार का महत्व, पठार में प्रचुर खनिज संपदा पाई जाती है। पठार में प्रचुर खनिज संपदा होती है। उदाहरण के लिए जैसे छोटा नागपुर है ना, छोटा नागपुर पठार, यहां लिख लेते हैं, छोटा नागपुर पठार। ठीक है, इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो इसमें जैसे लोहा है, दूसरा है कि कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइड आदि। ठीक है, ये सभी खनिज पाए जाते हैं कहां पर? छोटा नागपुर में। ठीक है, और छोटा नागपुर एक पठार है। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें कि जो पठारी क्षेत्र होते हैं उसमें जलप्रपात पाए जाते हैं। तो पठारी क्षेत्र लिख देते हैं। पठारी क्षेत्रों में कई जलप्रपात होते हैं। ठीक है, कई जलप्रपात होते हैं। उदाहरण के लिए कौन कौन से जलप्रपात है? तो आपने सुना होगा हुड्रू जलप्रपात। ठीक है, हुड्रू जलप्रपात जो कि कहां पर है? छोटा नागपुर में। ठीक है, छोटा नागपुर। और दूसरा उदाहरण और देख लेते हैं, जोग जलप्रपात कहां पर है? कर्नाटक में। जोग जलप्रपात कर्नाटक। ठीक है, जो क्या है, पठारी क्षेत्रों में कई जलप्रपात पाए जाते हैं। पहला देख लिया हमने हुड्रू जलप्रपात, दूसरा क्या हो गया? जोग जलप्रपात। जो हुड्रू जलप्रपात है, ये वाला जलप्रपात है, वो क्या है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है।
ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? हुड्रू जलप्रपात। ठीक है, आगे देखते हैं कि हम तीसरा है पठारी क्षेत्रों में जो काली मृदा पाई जाती है, यानी काली मिट्टी। पठारी क्षेत्रों में काली मृदा पाई जाती है जो कृषि के लिए क्या होती है? उपजाऊ मृदा होती है। यह उपयुक्त है ना। तो क्या होता है इसमें कि ये जो कृषि के लिए क्या होती है? उपजाऊ यानी उपयुक्त होती है। पठारों की छतों पर, जो पठार होते हैं समतल होते हैं, तो पठारों की छतों पर यानी उसके समतल भाग पर विश्व के कई नगर बसे हुए हैं। विश्व के कई नगर बसे हुए हैं जैसे कि मैक्सिको सिटी। उदाहरण के लिए मैक्सिको सिटी। और दूसरा है रांची। जो रांची क्षेत्र है वो भी यहीं पर यानी पठारों के ऊपर बसा हुआ है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि जो मैदानों के बारे में। ठीक है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप का तीसरा है वो है मैदान। ठीक है, ठीक है, आगे देखेंगे हम कि तीसरा है मैदान। मैदान कैसे होते हैं? समतल होते हैं जहां पर पेड़ होते हैं, कृषि की जाती है, हम रहते हैं, तो ये सभी क्या होते हैं? मैदान होते हैं। तो इसी में देखते हैं कि मैदानों के बारे में। मैदान एक समतल भूभाग होता है। ठीक है, समतल भूभाग होता है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 200 मीटर। जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक होती है। सॉरी, नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है। लास्ट 200 होती है। ठीक है, तो जिसकी क्या होती है? 200 मीटर से अधिक नहीं होती पर। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 200 मीटर से अधिक नहीं होती है। किसकी? मैदानों की। अब देखते हैं आगे कि जो मैदान होते हैं, तो कुछ मैदान बिल्कुल समतल होते हैं। आप देखते होंगे कि जो मैदान होते हैं कुछ क्या होते हैं? बिल्कुल ही समतल होते हैं, यानी समान होते हैं। जबकि कुछ मैदान होते हैं थोड़े उसमें उतार चढ़ाव होते हैं, यानी ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ होते हैं। जबकि कुछ मैदानों में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। ठीक है, अब मैदानों को हमने 3 भागों में विभाजित कर लिया है।
देखिए मैदान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है अपराधात्मक, अपराधात्मक, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है निक्षेपात्मक। और तीसरा जो मैदान होता है वो होता है रचनात्मक। ये 3 प्रकार के मैदान होते हैं, जिनमें पहला देखेंगे कि जो अपराधात्मक है, ठीक है। ये वाला जो मैदान है उसमें क्या है कि ये मैदान हवा की गति तथा पृथ्वी की सतह पर जो पानी की धार होती है, पानी की धार के प्राकृतिक अपेक्षीय के कारण विकसित होते हैं, ठीक है। देखिए ये तो हो गया अपराधात्मक, यानी क्या होता है? अपरदन होता है इसमें, ठीक है, जिसमें ये हवा की गति और पृथ्वी के जल के बहाव के कारण, ये प्राकृतिक कारण से विकसित होती हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं निक्षेपात्मक। दूसरा क्या है? निक्षेपात्मक, ठीक है। जो निक्षेपात्मक होता है इसमें क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक जमाव क्या होता है? होने की क्रिया होती है। इसमें जो पृथ्वी की सतह होती है, पृथ्वी की सतह पर पदार्थों के जमा होने की क्रिया के कारण विकसित होते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए देखते हैं, इसमें उदाहरण के लिए गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान किसके कारण विकसित हुआ है? ये हुआ है निक्षेपात्मक क्रिया के द्वारा। ये गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो विकसित हुआ है। अब आगे देखते हैं, जो कि तीसरा कौन सा है हमारा? रचनात्मक मैदान। रचनात्मक मैदान में क्या है? ठीक है, रचनात्मक मैदान, इसमें रचनात्मक मैदान, जो रचनात्मक मैदान होते हैं ये ऐसे मैदान होते हैं जो अपेक्षीय हुए अपरदन के कारण विकसित होते हैं, अपेक्षीय हुए अपरदन के कारण विकसित होते हैं। तो देखिए रचनात्मक मैदान का निर्माण अपेक्षीय और अपरदन के कारण क्या होते हैं? कारण विकसित होते हैं, यानी बनते हैं, कारण बनते हैं। इसका उदाहरण देख लेंगे तो कोरोमंडल का मैदान, उदाहरण के लिए कोरोमंडल का मैदान, ठीक है।
अब आगे देखेंगे कि जो मैदानों का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, मैदानों का निर्माण, मैदानों का निर्माण। ठीक है, मैदानों का निर्माण, मैदानों का निर्माण अक्सर नदियों के द्वारा होता है। मैदानों का निर्माण अक्सर नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा होता है। नदियों के द्वारा होता है। जब कोई नदी पहाड़ों से उतरती है, आपको पता है कि नदी यहाँ है जो पहाड़ों से ही निकलती हैं, तो जब कोई नदी, यानी दूसरा पॉइंट देख लेते हैं इसमें कि जब कोई नदी पहाड़ों से निकलती है, पहाड़ों से उतरती है या उतरती है, तो ये पहाड़ों का अपरदन भी ले आती है। ये पहाड़ों का क्या कहते हैं कि अपरदन करते हुए, उसे अपरदन करते हुए उतरती हैं या आती हैं ना, आती है। जब ये पहाड़ों से निकलती है तो वहां का क्या करती है, पहाड़ों का अपरदन कर देती है, यानी उसे तोड़ती फोड़ती है। तो क्या हो जाता है कि ये धीरे धीरे इनके कंकड़ पत्थर मलबे जो भी होते हैं एक तरह से ये नीचे ले आती है नदियां। कहते हैं नदियों के द्वारा कंकड़ पत्थर कचरा वो सब आता है और एक साथ मिलकर क्या हो जाता है, एक मलबा बनता है। ठीक है, और मलबा क्या होता है, नदियों के किनारे किनारे विकसित होता रहता है, जिससे खादर बनती है। फिर खादर क्या हो जाती है, बांगर बन जाती है मिट्टी। तो वो मिट्टियां है क्या करती है, मैदानों का निर्माण करती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नदियां अपने आसपास क्या करती हैं, नदी अपने साथ अपरदन के मलबे को, नदियां अपने साथ अपरदन के मलबे को लाती हैं। मलबा यानी कंकड़ पत्थर सब चीज क्या होती हैं, पहाड़ों से लेकर निकलती हैं और इसे क्या करती है, इसे घाटी में जमा कर देती है। इसे घाटी में जमा कर देती है और इस मलबे के जमाव के कारण ही, इसी कंकड़ पत्थर के कारण ये एक मलबा बन जाता है और मलबे के कारण ही क्या होता है, एक मैदान का निर्माण होता है। तो मलबे के जमाव के कारण मैदान का निर्माण होता है। मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, ये हमें पता लग गया कि जो पर्वत जो क्या होते हैं, मैदानों का निर्माण कैसे होता है। तो अब हम जानते हैं कि मैदानों का महत्व क्या है। ठीक है, मैदानों का महत्व देख लेते हैं। मैदानों का महत्व, मैदान होते हैं वो क्या होते हैं, अत्यधिक उपजाऊ होते हैं। वहां पर क्या की जाती है, कृषि की जाती है, फल फूल उगाए जाते हैं, वनस्पतियां बोई जाती हैं। तो क्या होते हैं, मैदान होते हैं जिन पर पेड़ पौधे हम रहते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं, मैदान बनते हैं। तो मैदान अत्यधिक
उपजाऊ होते हैं। और उपजाऊ होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर कृषि की जाती है, उपजाऊ होते हैं। और कृषि के लिए उत्तम होती है, यानी क्या होती है, उत्तम होती है। मैदानों में क्या बनाए जाते हैं, घर बनाए जाते हैं। मैदानों में घर बनाना या सड़क निर्माण करना, सड़क बिछाना, रेल लाइन बिछाना, रेल लाइन बिछाना। रेल लाइन बिछाना क्या होता है, बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। इसलिए मैदान मानव के निवास के लिए क्या होते हैं, उत्तम होते हैं, यानी अच्छे होते हैं। तो यहाँ इसीलिए मैदान मानव के निवास के लिए अधिक अनुकूल है या होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, सालों भर जल की प्रचुरता बनी रहती है। यहाँ जो मैदान होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, सालों भर जल की, यानी पानी में कमी नहीं होती बल्कि प्रचुरता रहती है मैदानों पर। आगे देखेंगे और क्या होता है कि दुनिया के अधिकतम घनी आबादी वाले क्षेत्र वाले जो लोग होते हैं वो कहाँ रहते हैं, मैदानों पर ही रहते हैं। तो दुनिया के जो ज्यादातर लोग होते हैं वो कहाँ रहेंगे, मैदानों पर। अधिकतम घनी आबादी वाले क्षेत्र मैदानी भागों में स्थित है। जैसे हम देख लेते हैं कि कौन सा मैदान है, सिंधु, उदाहरण के लिए देखते हैं तो सिंधु गंगा का मैदान दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले मैदानों में से एक है। ये क्या होता है कि सिंधु गंगा का मैदान दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में गिना जाता है। इसी के साथ आज का ये जो चैप्टर है हमारा वो खत्म होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें।